हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपने लास्ट लेक्चर में ऑक्टेट रूल के बारे में देखा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो देखिए आपने जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके अंदर देख लिया है कि क्या केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं, केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं और क्या ऑक्टेट ही जरूरी होता है क्या किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आपने लास्ट में देखा था कि जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट को फॉलो करना एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि सारे कंपाउंड्स को वो ऑक्टेट कंप्लीट ही करना पड़े, ऐसा कोई जबरदस्ती की बात नहीं। ठीक है, यहां तक आपने कवर कर लिया था। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करके बनते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उन बॉन्ड्स को बनने के मेथड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं कि वहां पर केमिकल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो चलिए उसी को देखिए आप। जो मेथड्स होते हैं किसी बॉन्डिंग के, वो दो तरह से बॉन्डिंग हो सकती है। केमिकल बॉन्डिंग जब भी दुनिया में होगी तो वो केवल दो तरह से होगी। कौन कौन सा, इधर देखो। सबसे पहला ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करो और उसके बाद में बॉन्ड बने तो पहला तो तरीका वो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बन जाए या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बन जाए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने। ठीक है, ट्रांसफरिंग का मतलब क्या है, क्या थोड़ा ट्रांसफर या ज्यादा ट्रांसफर या कंप्लीटली ट्रांसफर। देखो अगर मेरे पास में कोई पानी की बोतल है, ठीक है, और मेरे सामने कोई प्यासा है ना, वो बिल्कुल पानी से बिल्कुल मरने वाली स्थिति में है और मेरे पास पानी बहुत ज्यादा है या पानी की बोतल है, तो मैं क्या करूंगा, उस पानी को उसको पिला दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो पानी मेरे पास में था वो सारा का सारा मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। क्या अब वो पानी मेरा है? नहीं, वो पानी तो उसने पी लिया, वो उसका हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम देख सकते हैं जब कंप्लीटली ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन्स के अगर बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना चाहिए और मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यहां पर आप इसको नोट कर लो कि ये जो है कंप्लीटली ट्रांसफर से है, फुल्ली कंप्लीटली। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तब बॉन्ड बने, तब कैसे होगा। देखो यहां पर दो तरह से शेयरिंग होती है तब जो बॉन्ड बनेंगे। देखो अगर दोनों तरफ से शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग अगर बात करें, म्यूचुअल शेयरिंग से अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर एक साइडेड, वन साइडेड शेयरिंग से बनेगा, वन साइडेड शेयरिंग से, वन साइडेड शेयरिंग से अगर बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और इतनी बातें आपको समझ आई? ओके, लेकिन ये जो शेयरिंग है और ये म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, यहां पर ये जो वन साइडेड शेयरिंग है इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए उसी को देखेंगे। और यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, दोनों तो बंद शेयरिंग की वजह से ही रहे हैं। एक्चुअली होता दो ही तरह से है, एक तो कंप्लीटली ट्रांसफर से होगा तो उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड, अगर शेयरिंग से होगा तो उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका एक स्पेशल टाइप है ये। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का अगर मैं स्पेशल टाइप की बात करूं, बिल्कुल स्पेशल टाइप है ये, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बिल्कुल इसका स्पेशल टाइप है। ठीक है, चलिए, और मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, बनने से पहले, देखो बॉन्डिंग होने से पहले आप ये बता सकते हो कि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन बनने के बाद जब ये बॉन्ड बन जाएगा, बनने के बाद जो बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग होने के बाद आप नहीं, परमपिता परमेश्वर भी नहीं बता सकते कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बनने से पहले की बातें हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ये बनने से पहले की बातें हैं बस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है और वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको म्यूचुअल शेयरिंग वाले को देखेंगे, उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा म्यूचुअल शेयरिंग वाले कैसी चीजें होती है।
ठीक है, उनको जब आएंगे तो उनको और डीपली समझाया जाएगा, लेकिन एक बार ओवरऑल हमें समझना ये है कि अगर आपको म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में बात करनी हो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज चलती है, पहले ओवरव्यू लो, उसके बाद में चीजें समझेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब क्या है इसका, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है जी, इधर देखिएगा, इधर देखो, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है जैसे अगर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, कोई भी आपको इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, या फिर आपको एप्पल खड़ी करनी है, माइक्रोसॉफ्ट खड़ी करनी है, या फिर आपकी अपनी कोई कंपनी अगर वो आपको शुरुआत करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो उसमें पैसा लगा सके, है ना। मान लो आपके पास 100 रुपए है, 100 लाख रुपए है, ठीक है, या फिर मैं कहूं 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए आपके पास है, दूसरे वाला बंदा भी है जो उसमें 20 करोड़ की वो हेल्प कर सकता है, तो 20 करोड़ रुपए आप अपने लगाओगे, 20 करोड़ रुपए वो भी अपने लगाएगा, तो अगर ऐसा मिलके तो आपके बीच में क्या होगी, एक बॉन्डिंग होगी, मेरा भी पैसा लगा, अच्छा मेरा भी पैसा लगा, तो उन दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होगी, इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी जिसमें ये भी पैसा लगाए, ये भी पैसा लगाए, और जब बॉन्डिंग हो तो उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब केमिस्ट्री में कैसे समझते हैं, देखो अगर आपको ये इसके पास में कोई स्पीसीज ये वाली है ए, इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े, एक स्पीसीज है बी, इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े, ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, ये भी कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, और जब कोई बॉन्ड बन के आएगा, जब कोई बॉन्ड बन के आएगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोई डाउट, कोई डाउट, ओके, दोबारा फिर समझाऊंगा, ठीक है, अभी पहले हल्का हल्का शेयरिंग, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए हर एक चीज का, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनेगा, वन साइडेड शेयरिंग से बनेगा, वन साइडेड शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपके पास में तो पैसा तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ ब्रेन्स को हायर करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, पैसा डालोगे, लेकिन दूसरे लोग जो है उनके पास पैसा नहीं है लेकिन ब्रेन है, उसकी वजह से वो अपना काम करेंगे, तो पैसा केवल आप डाल रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर केवल एक कंपनी कर रही है, एक पार्टी कर रही है, दूसरे वाली नहीं कर रही। तो इसी की वजह से अगर आप देखो कि वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले को देखो, यहां पर कोई ए कंपाउंड है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, और कोई बी भी है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसको फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको शेयर करे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको शेयर करे, तो जब इस तरह का बॉन्ड बनेगा, देखो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये अपना दिमाग वगैरह कुछ ना कुछ तो शेयर करने की कोशिश करेगा, जब ऐसा बॉन्ड बनेगा, जब ऐसा कोई बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई, इसने भी डाला, इसने भी डाला, इधर वाले में कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, एक डालेगा दूसरा नहीं डालेगा, वन साइडेड शेयरिंग होनी चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन डाले बस दूसरा ना डाले, ठीक है। और देखो ये सब चीजें क्या है, बनने से पहले है, बनने के बाद आप इनको नहीं बता सकते, ठीक है। तो तीनों चीजों को एक बार आप जल्दी से नोट करो, इसका मैं शॉर्ट रिवीजन दूंगा जिससे कि आपको जल्दी से ये तुरंत याद हो जाए, समझ आ जाए आपको, उसके बाद में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, नोट करो उसको, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती शेयरिंग ही है दोनों में, ठीक है। चलिए करिए, समझ आया? ओके, चलिए एक बार हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, वापस लास्ट की तरफ से चलते हैं। चलिए यहां से देखते हैं,
कोऑर्डिनेट अगर बॉन्ड आपको बोलेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा ऐसा लेना है आपको कि वन साइडेड शेयरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन ना डाले अपने, दूसरे वाला अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे आप एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसके पास पैसा हो लेकिन दिमाग ना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपना पैसा डालेगा और लोगों को हायर करेगा और वहां पर अपनी कंपनी बनाएगा। कंपनी बनाने के बाद वो उनको पैसा देगा और वे लोग काम करेंगे। जो ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आपको जब एग्जांपल्स आएंगे वहां पर सब समझाया जाएगा, ये और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इधर देखो, ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डाले, वो भी इलेक्ट्रॉन डाले, ये भी पैसा डाल रही है, ये भी बंदा पैसा डाल रहा है, दोनों बंदा मिला के दोनों पैसा डालने के बाद में कंपनी खड़ी कर रहे हैं, जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बातें समझ आई। अब आता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आपने ये भी देख लिया है, ये भी देख लिया। एग्जांपल्स अगर सब बता जाएंगे, डिटेल में हर एक की चर्चा होगी, ठीक है। अभी आप सबसे पहले लो कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे हो रहे। देखो इधर देखो, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखो कैसे बन रही है। अगर सोचो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, दूसरे के पास में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कोई बी एटम है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा इसके ऑर्बिटल्स के अंदर, और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कैसे होगा वो आयन ही क्यों बोला गया वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको इतनी चीजें समझ आई, इतनी कंप्लीटली ट्रांसफर। ये क्या है? कंप्लीटली ट्रांसफर से है, ठीक है। कंप्लीटली ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करो, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं और हम शुरू करते हैं पहले वाले पार्ट से। इसमें है कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ऐसे हम सबको करते रहेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो और उसके बाद में हेडिंग डालिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखिए आप आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ठीक है, आयनिक बॉन्ड से आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि आयंस के बीच में कुछ बॉन्ड हो रहा होगा, कुछ आयंस हो गए उनके बीच में कुछ बॉन्ड हुआ होगा। ओके, जैसे कैसे आयन कैसे बनते हैं? आयन ऐसे बनते हैं, देखो अगर आपके पास में एक ऑर्बिटल्स है, यहां पर भी ऑर्बिटल्स है, अंदर मानो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन अंदर है, इधर पड़ा है एक फालतू इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर देखो यहां पर कोई बी ऑर्बिटल है, बी एटम है, उसका ऑर्बिटल घूम रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सोचो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो 6 वाला है उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और अगर 7 वाला है उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा इसको ट्रांसफर कर देगा, कंप्लीटली ट्रांसफर। तो ये कौन सा हुआ है? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कंप्लीटली ट्रांसफर से बनेगा उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। अच्छा, ये आयनिक क्यों है? यहां पर इसका मतलब कोई आयन बन रहे होंगे, आयंस बन रहे होंगे, यहां पर कुछ आयन हो सकता है पॉजिटिव बन जाए और कुछ बन जाए नेगेटिव, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहां पर कुछ आयन पॉजिटिव हो जाए, कुछ आयंस इसमें नेगेटिव हो जाए। तो जो आयंस पॉजिटिव होंगे उनको बोलते हैं हम क्या? केटायंस, आपको पता है ये। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन। कोई डाउट है? नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, देखो ये होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। क्लियर? दो तरह के आयन बनेंगे, समझ आया क्या? ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बनते कैसे हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं। देखो आपको बिल्कुल तरीके से समझना है, धीरे धीरे।
आप देखो यहां पर इसके पास में ऑर्बिटल था, खाली था, यहां पर इसके सारे ऑर्बिटल बने, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ये लूज कर देगा, कंप्लीटली लूज अगर कंप्लीटली छोड़ देगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इसने छोड़ा तो इस पे क्या बनेगा, ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैटायन बन गया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। समझ आया क्या, इतनी बात समझ आई, ओके। अब अगर देखो बी वाला कोई एटम है, जैसे ये वाला था, ठीक है, इसने क्या करा, इसने उस इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू करा, इसने ग्रैब कर लिया उस इलेक्ट्रॉन को, अपने ऑर्बिटल में फिक्स कर दिया। तो अगर अपने ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसको क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, ए नेगेटिव बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एनायन या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें बनी है, पहला तो है कैटायन, दूसरा है एनायन। अगर मैं इसको दूसरे वे में लिखूं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखो, उसको ऐसे लिखते हैं, ए से अगर ए पॉजिटिव बनता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, समझ आया क्या। तो यहां पर क्या हो, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बन के आया है इसको बोलेंगे हम कैटायन। कोई डाउट, नो, ओके। देखो अब बी कोई स्पीशीज थी, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसने खा लिया, तो यहां से बना बी नेगेटिव, तो ये क्या है, एनायन है। समझ आया क्या, ये क्या है, एनायन है, ओके। चलिए अब इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, इन दोनों रिएक्शंस को, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, जो ए बी है वो टूटता है इस तरह से या बनता है इस तरह से। समझ आया क्या, एनायन और कैटायन के कॉम्बिनेशन से ये कोई आयनिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। समझ आया क्या, ठीक है। ये जो यहां पर बन रहा है ये एनायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन रहा है, और इसमें देखोगे तो निगेटिवली चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव निगेटिव को देखोगे, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, इंटरेक्शन मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या फिर कहूं मैं अट्रैक्शन उनके बीच में होगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो हम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया, पॉजिटिव निगेटिव अगर आएंगे पास तो वहां पर बनेगा आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम इस चीज को लेके चलेंगे। पॉजिटिव निगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। नोट करो, समझ आया। अनलाइक जो चार्जेस हैं उनको ही हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, अनलाइक चार्जेस के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। जल्दी से नोट करो उसको, ठीक है, नोट किया, ओके। चलिए आपको ये समझ आ गया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे करना क्या है, इसके आगे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, यही जो चीजें हुई हैं, कौन कौन से एटम है, कैसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, ये तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छे समझ आया होगा, हाँ बहुत अच्छे समझते रहना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, जितनी बार पूछो उतनी बार बताया जाएगा, ठीक है। अभी चलिए अगर आप एक एग्जांपल की हेल्प से देखें, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपको पता होगा, जो खाने वाला नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो खाने वाला नमक उसको आपको तुरंत बताओगे NaCl। रॉक सॉल्ट क्या फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो भी रॉक सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट या फिर खाने वाला नमक, उन सब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। यहां पर दो चीजें मिल रही हैं, एक तो आपको सोडियम मिल रहा है, सोडियम क्या होता है Na, इससे एटॉमिक नंबर कितना है 11, इधर है क्लोराइड मतलब Cl, क्लोरीन है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर सॉरी इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा 17 होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नो। अब सबसे पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंस शेल का, ऐसे ही आप क्लोरीन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। चलिए शुरू हो जाइए आप, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3s1। इधर देखो Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5
ऐसे ही तो होगा। देखो यहां तक एक शेल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां तक दूसरी शेल है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। यहां पर अब इसके बाद में आया थर्ड शेल जिसमें है केवल 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स, यही तो चाहिए थे। ओके इसको देखो, यहां पर पहली शेल ये है, दूसरी शेल ये है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 8, 2 और 8 10, 10 और 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। समझ आया कैसे करा है? 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। तो आप इसमें देखोगे जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये वाली है या फिर ये वाली है ना? तो अगर आप वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके लिए क्या होगा 3s1, और क्लोराइन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर आप देखोगे तो होगा 3s2 3p5, ये होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके चलिए, अब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, ठीक है? तो आप लिखिए इन बॉन्डिंग ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स गेट पार्टिसिपेटेड, ठीक है? उसके अंदर केवल वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी बातें आपको समझ आई? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? नहीं। ओके तो चलिए सबसे पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स डालिए। यहां पर कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। जो दूसरी शेल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएंगे। ओके और बाहर क्या है? 3s1, जो थर्ड शेल है, बाहर वाली जो शेल है, इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ आया? ये किसकी स्ट्रक्चर बनी है? सोडियम का। पूरे के पूरे आपने इलेक्ट्रॉन खोल के रख दिए, इसकी अस्थियां पंजर सब निकाल दिया, ठीक है? इधर देखो क्लोरीन, क्लोरीन का कैसे है? पहले ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर लास्ट में ऐसे है। समझ आया? 3 शेल इसके अंदर, एक ये वाली है, एक इसके अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिले, 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे करोगे? ऐसे ऐसे कर दिया। उसके बाद में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे करना? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ओके इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर? 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी हैं। ओके चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? या फिर इसको आप इधर की तरफ दिखा दीजिए यहां, ठीक है? तो यहां पर उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर ये अब एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इस गरीब को तो इसकी झोली भर जाएगी, और अगर इसकी झोली भर जाएगी तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो जो है वो गरीब इंसान है, ठीक है? पुअर पीपल, ठीक है? पुअर गरीब, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनको, उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है। ओके ये क्या है? अमीर है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक एक्स्ट्रा है ना, 1 करोड़ रुपए इसको ज्यादा है इसके पास में, तो इसको ऐसे समझो आप, ये रिच है। या फिर यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल ये वाले, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ये वाला। तो ये क्या करेगा? ये इसके पास जो फालतू इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाला, इस इलेक्ट्रॉन को इसकी जगह पर ऐसे देखो, ये इसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा इधर। समझ आया क्या? इस इलेक्ट्रॉन को ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा इसकी यहां पर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको देखो कैसे कराएगा? Na से Na पॉजिटिव बना और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ आया? यहां पर ये कौन सी स्पीशीज है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जिसको बोल सकते हैं हम कैटायन है। कोई डाउट? ओके नो। उसके बाद में जो Cl है, Cl को अगर नॉर्मल फार्मूला देखोगे तो उसका हाफ Cl2 आएगा। या फिर आप इसको देखोगे Cl ने क्या करा? इसने इलेक्ट्रॉन को खाना शुरू करा, और अगर इसने खाना है तो यहां पर Cl नेगेटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। ओके आप इसको बैलेंस करो जैसे आपने लास्ट टाइम पे करा था, इससे कट गया तो क्या आएगा? Na प्लस Cl, ठीक है? इससे क्या बन रहा है? Na पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और Cl नेगेटिव, इसके पास में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है। समझ आया क्या? इधर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कंप्लीटली ट्रांसफर की वजह से हुआ है। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऐसे वो बनना चाहिए। ये वाला क्या बना है? ये क्या बना है? ये बना है एनायन। समझ आया क्या? क्लियर? इसको आप लिख सकते हो हाफ Cl2, Cl2 के फॉर्म में रहता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
ठीक है, ऐसे आपको इसमें लिखना है। ये कौन से फॉर्म में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पर Cl नेगेटिव बना, समझ आया क्या? जो NaCl होता है एक्चुअली वो इस तरह से बनता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ आया क्या? जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, समझ आया यहां तक? देखो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से बनेगा, कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा, उसी को बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। चलिए ये आपने समझ लिया। अब इसको देखो, एक एग्जांपल, इधर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है देखो, इधर वाले को पी वाले को देखो, ये तो फिलअप ही है पूरा, ये तो पूरा ही फिलअप है, ऐसा बना हुआ। ये 5 है, कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे तो है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फालतू का जो इलेक्ट्रॉन है यहां से कूद के इसमें चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ। कंप्लीटली ट्रांसफर से जो इलेक्ट्रॉन के बनता है बॉन्ड उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको कर लिया है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, ठीक है, डेफिनेशन हेडिंग डालिए आप और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा बिल्कुल क्लियर। ओके, चलिए लिखिए डेफिनेशन। When any element loses its electron, it will form, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट विल फॉर्म कैटायन, कैटायन बन जाएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब देखो, व्हेन any element accepts the electrons को gain कर देता है, accepts the electrons, तो हम उनको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, it will form क्या, anion। क्लियर, वो क्या बनाएगा, एनायन बनेगा। एनायन क्या होता है, नेगेटिव स्पीशीज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव स्पीशीज होता है। क्लियर, ओके। तो जब ऐसा बॉन्ड बनेगा, लिखिए द बॉन्ड which is formed by the force of attraction, by the force of attraction, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे कह सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज, या फिर फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन is called as कौन सा, आयनिक, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोल सकते, जो आपका मन करे, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये उसको कहा जाएगा। ओके, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं, आपको पता है, मेटल्स करते हैं, मैंने ही आपको पढ़ाया। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स की। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, जो बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और आप हेड लिखिए, इसके अंदर लिखिए द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड which is formed between metals and non-metals, metal and non-metal, that force of attraction or bond is called as कौन सा bond, called as ionic bond और electrovalent bond, ionic bond और electrovalent bond। देखो कैसे, यहां पर अगर सोचो आपके पास में क्या है, मेटल है, ओके, इधर की तरफ क्या है आपके पास में, नॉन मेटल है।
ठीक है, इधर की तरफ क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब कंप्लीटली ट्रांसफर से होगा, ये क्या हो रहा है, फुल्ली ट्रांसफर, फुल्ली ट्रांसफर अगर इनका होगा तो बनेगा क्या, इधर देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एक निगेटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, इसी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या फिर इक्विवेलेंट बॉन्ड। समझ आया क्या, समझ आया क्या? ठीक है, इसको नोट करो, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट स्टडी डालिए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। What are the conditions for formation of electrovalent bond? ठीक है, ये आपने नोट कर लिया है। चलिए इसके बाद में आप देखिए, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आप कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, फॉर इट्स फॉर्मेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, पहले तो आपने अभी देखी, एक जो एटम है, एक एटम जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वो एक एटम तो होना चाहिए मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो, जल्दी से लूज कर दे। दूसरे वाला कैसा होना चाहिए, नॉन मेटालिक होना चाहिए। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता हो, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अपने पास खींच रखे। तो अगर ऐसा होगा तो एक एटम तो होना चाहिए मेटल और दूसरा एटम होना चाहिए नॉन मेटल। इसी पॉइंट को आप देखिए, पहला पॉइंट, वन एटम शुड बी, एक तो एटम है वो क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, ओके, एंड the other atom should be, क्या, एक तो मेटल है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा नॉन मेटल, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने। या फिर मैं दूसरे वे में क्या कह सकता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो क्या आएगा उनके ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उनके ऊपर आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, या तो वो ऐसा हो। ठीक है, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इधर देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले। ठीक है, नॉन मेटल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई। देखो, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, जो मेटल्स होंगे वो जनरली पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे, और जो नॉन पॉजिटिव चार्ज से फॉर्म करेंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक है, ये वाला होना चाहिए। पहली कंडीशन आपको ये समझ आ गई। और कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सोचिए। सबसे पहला तो मेटल नॉन मेटल होने चाहिए, और जो मेटल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज आराम से कर दे या बहुत देर में करे, और इसके लिए कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टी की हम हेल्प लेंगे। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करें और उसके बारे में सोचो। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाए, इसके लिए कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होगी, लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो जाए। सोचिए, पढ़ाया है मैंने आपको ये। ठीक है, ये मैंने आपको टीच किया है, समझाया हुआ है, करके देखो।
सोचिए क्या होना चाहिए। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसको बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ये बात। लेकिन कौन सी ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम ये कहते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है? ये फिर मैं बोल सकता हूं कि ऐसी कौन सी टेंडेंसी होती है जो ये बताती है कि पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं या मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। सोचिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल लूज करे वो जल्दी से लूज कर दे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड आपको पता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनाए, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू तुरंत इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना ले, या घंटों लगाए, महीने लगे, बहुत दिनों बाद जबरदस्ती हम निकाले 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 और वो निकले ही ना? क्या करना चाहिए? दोनों में से क्या होना चाहिए? तो देखिए अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर आप कम एनर्जी दो और मेटल दो, इलेक्ट्रॉन दे, हमें तो इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है, इलेक्ट्रॉन को मेटल लूज करे, बस जल्दी से लूज कर दे। तो उसके लिए क्या होगा? हम थोड़ी सी एनर्जी दें, हमारे लिए क्या अच्छा है? अगर मेटल को थोड़ी सी एनर्जी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, पॉजिटिव चार्ज बनाए, ठीक है। तो लिखिए आप मेटल should have low amount of ionization energy, low amount of ionization energy, ठीक है। तो ये होनी चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मेटल्स के लिए कम होनी चाहिए तो अच्छा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, जल्दी दे देगा, है ना। कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होंगी इसके लिए वो बात मैंने आपको बता दी है। चलिए नोट करो उसको। अब आप ऐसे ही तीसरी कंडीशन ढूंढो। तीसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे? करिए, ये तो सब बातें हुई मेटल्स के बारे में, ये तो सब बातें जो हुई है वो मेटल्स के बारे में हुई है, ठीक है। अब क्या नॉन मेटल के लिए नहीं हो सकता? नॉन मेटल को क्या होना चाहिए? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, खींचने की, अपनी तरफ खींच के होल्ड करने की पावर रखती है, ठीक है। नॉन मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर? अभी आप पढ़ के आए हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, सोचो क्या होनी चाहिए। नॉन मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास रखें, तो कौन सी ऐसी एंथैल्पी होती है जो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जरूरी होती है? हिंट दिया है मैंने, चलिए करिए, बताइए क्या होना चाहिए। अगर मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं, अगर आप थर्ड पॉइंट को देखोगे, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? नॉन मेटल्स के बारे में बात करता है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को जो खींचे, मतलब कोई ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता हो अच्छे तरीके से अपनी तरफ, तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल के अंदर ले ले, अपने ऑर्बिटल को अपने अंदर ले ले, अपने ऑर्बिटल्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करे उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे तो बोला जाता है। तो यहां पर उसकी पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम ही हो जानी चाहिए? सोचो, फेवरेबल क्या होनी चाहिए? अच्छा क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखें या हल्का सा खींचे?
तो बहुत अच्छे से इसको खींचना चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत अच्छे से खींच के रखेगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो दिस नॉन मेटल should have high amount of क्या क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू इसको ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो खींच के रखेगा। और अगर वो खींच के रखेगा, मान लो कोई नॉन मेटल एटम है, ठीक है, ये कोई नॉन मेटल एटम है, सोचो इसको मैंने बोला इसको पी कोई एटम है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन को उठाएगा तो क्या बनाएगा, पी नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होनी चाहिए वेरी हाई, बहुत ज्यादा 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 होनी चाहिए, ठीक है, नोट करो जल्दी से लिखो, तभी तो अच्छा नेगेटिव चार्ज बनेगा, तभी तो अच्छा नेगेटिव चार्ज बनेगा। अच्छा सोचो, नेगेटिव चार्ज बन गया, ओके, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ओके, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप ही पास पास आएंगे, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसको तो हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसके बांध के रखने के लिए भी तो हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट सोचो जरा, फोर्थ पॉइंट सोचो, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया, कैटायन और एनायन बन चुका है, कैटायन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एनायन के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, वो भी हो गई। अब इसके बाद में ये होता कैसे है ये देखिए, और इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब नॉन मेटल होगा तो जब ये एनायन बनेगा तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। ओके, एक लास्ट पॉइंट और लिखो, देखो जब आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज बन गया, तो वो एक दूसरे के साथ में आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ बंध के भी तो रहना चाहिए, एक साथ ही पैक होना चाहिए, तो उस पैकिंग को क्या बोलते हैं, चलो एक साथ पैक हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ही रहे। देखो अगर आयनिक बॉन्ड आप देख रहे हो, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव था, तो Cl नेगेटिव यहां पे होगा, Na पॉजिटिव फिर आएगा, ठीक है, फिर Cl नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऐसे है ना, ये एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इधर देखो पॉजिटिव आएगा, इधर देखो नेगेटिव आएगा, इधर देखो पॉजिटिव आएगा, क्लियर, इस वाले में देखो नेगेटिव आएगा, इधर देखिए आप यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे तो ये बाइंड होते चल जाएंगे, चिपकते चल जाएंगे, ये वाला देखो इसको टच करेंगे, हाँ एक दूसरे को, ध्यान रखना इसको। ओके चलिए, इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम क्या कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। कोई डाउट, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों को बांध के रखने, सबको एक साथ बांध के रखने के लिए कि हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, चलिए सोचो, उस एनर्जी को नाम क्या है, क्या बोला जाता है उसको, इन सबको एक साथ पैक रखने के लिए कौन सी एनर्जी बोला जाता है, कौन सी एनर्जी इसकी है जिसकी वजह से ज्यादा होनी चाहिए। देखो ये जो चीजें होती हैं एक्चुअली, ये देखो यहाँ पर एक आप स्क्वायर बना सकते हो, ऐसे और भी चलता जाएगा तो यहाँ पर एक क्यूब भी बन सकता है, क्यूब की तरह से सॉलिड स्टेट के अंदर हम अच्छे से देते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर हम बहुत अच्छे से देखते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए लेटिस एनर्जी, इस लेटिस को एक साथ बांधने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। लेकिन उसको ये कह सकते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होती है उनको एक साथ कंबाइन रखने के लिए, एक साथ पास पास रखने के लिए अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी, या फिर एक दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे देखो बॉन्ड एनर्जी को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, किसी को बॉन्ड की एनर्जी के बनने में, दो बॉन्ड को बनने में, जो दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स बन कोई बॉन्ड बना रहे हैं, उनको बॉन्ड को बनने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। ऐसे ही हम लेटिस के लिए बात कर सकते हैं, जो लेटिस बना है यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव अगर ऐसा आता है तो उसको बोलते हैं लेटिस। अगर इस लेटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। तो इस लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए,
अगर अच्छा बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सोचो। अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, थोड़े से भी काम चल जाएगा, क्या होना चाहिए सोचो। जब भी आप इसके बारे में देखोगे तो लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसको बॉन्ड को तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, हाई लेटिस एनर्जी उसकी होगी। और अगर हाई लेटिस एनर्जी है, बहुत अच्छा पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है गुड, वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है क्या, क्लियर, ओके। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से लिखो उसको। ठीक है, समझ आया। चलिए इसी को मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक है, इसको मैं आपको लिखवा के देता हूं, सुनिए, लिखिए इसको। द आयनिक बॉन्ड, द आयनिक बॉन्ड, द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड must have high value of lattice energy to hold cation and anions together। अगर दोनों को एक साथ में रखोगे तो वहां पर बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। ये बात आपको समझ आई क्या, बिल्कुल क्लियर आई, ओके। हाई लेटिस एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, तीन या चार कंडीशंस होती है जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है, ठीक है। नोट करो उसको, ठीक है। तो यहां तक आपको चीज समझ आई। उसके बाद में हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट में आपको बताऊंगा, मैं जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इसको जल्दी से इसको भी चित्र को बनाओ, उसके साथ में इसको नोट करके रखो, ठीक है। हो गया, चलिए। इसके बाद में आपने आज की क्लास में क्या सीखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो बॉन्ड होता है, वो जो केमिकल बॉन्ड आ रहा है, ये दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्ड को करने में दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा मेथड है? पहला तो जो मेथड है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने। क्लियर? तो ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर से बनना चाहिए, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल देखो, जैसे Na+Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, जैसे कि एग्जांपल बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड या फिर NaCl। एक एग्जांपल आपको ये भी समझ आया क्या? उसके बाद मैंने आपको बताया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं और दो तरह के होते हैं। एक तो होता है म्यूचुअल शेयरिंग से जो बने, म्यूचुअल शेयरिंग से, इसको आपको शॉर्ट में या तो लिख लेना या फिर छोड़ देना, आपको समझ आना चाहिए। इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी का एक स्पेशल टाइप होता है, दूसरा बोलता है जो वन साइडेड शेयरिंग से बनेगा, जो वन साइडेड शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। हम इसको जब शो करते हैं तो प्लस माइनस शो करते हैं, इसको जब हम शो करते हैं तो सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसे शो करते हैं। और जब इसको शो किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ऐसे एरो दिखाया जाता है, एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले हमने लिए ये वाला आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में आपको मैंने बताया, जो आयनिक बॉन्ड है वो आयंस के फॉर्म होने से बनना चाहिए। आयनिक जो बॉन्ड है वो आयंस के फॉर्म होने से बनना चाहिए। एक पॉजिटिव होगा कैटायन, दूसरा होगा ये, या फिर मैंने इसको बोला कि ये मेटल होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, तभी तो इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से खींचेगा, ठीक है। ये तो अच्छे तरीके से खींचेगा, ओके। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? आयनिक बॉन्ड में हो क्या रहा है, यहां पर इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बी वाले को तुरंत दे दे रहा है ऐसे,
ठीक है। ऐसा कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम बोलते हैं, आपको पता चलता है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, पहली तो ये है कंडीशन, इसके पास में जो मेटल है उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए। कोई डाउट? ओके। दूसरी, जो नॉन मेटल है, शॉर्ट में आप इसको याद रखोगे, ठीक है, उसके लिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी, पहले ही मान लो आप चाहे एक तो मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, एक तो मेटल होगा दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। अब इन सबको जो बांध के रखे उसको बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है इस बॉन्ड को बहुत अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में नोट करो, मैं तो कहता हूं नोट कर लो, इजी रहेगा आपको समझने, ठीक है। अदरवाइज आपको इस तरह से चीजों को समझना, ठीक है। तो यहां पर हम आज का सेशन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, उसको रीड करके आएंगे। ओके।